गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग लेंस का रिवीजन करने जा रहे हैं और उसमें सबसे पहले देखेंगे कि विभिन्न तरह के लेंस को, और उसके बाद लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, लेंस क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। तो लेंस एक ऐसा कांच का बना पारदर्शी माध्यम होता है जिसके आर पार किरणें जा सकती है ना। लेंस क्या क्या होता है, एक पारदर्शी कांच का बना एक पारदर्शी ऐसा सरफेस होता है जिसके आसपास प्रकाश की किरणें जा सकती हैं। अब आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत तरह के लेंस देखे होंगे। जैसे आंखें, आप अपने परिजनों के पास आंखें खराब हो जाती हैं तो उनको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो वो चश्मा लगा देते हैं। तो अगर आप अपने दादा दादी का चश्मा देखेंगे तो उसमें कुछ भाग आपने देखा होगा नीचे, तो वो उभरा हुआ होता है या गहरा हुआ होता है, और उसमें जिस तरह से बाकी बचे ऊपर वाले ग्लास में या ऊपर वाले चश्मे में जैसा दिखाई देता है वैसा उस गोल सेक्शन में नहीं दिखाई देता, उस हिस्से में नहीं दिखाई देता। उसमें कुछ अलग जैसा ही दिखाई देता है। कुछ या तो नजदीक दिखाई देता है या तो कुछ दूर दिखाई देता है। तो इस तरह की दिक्कतें कब आती हैं? बुढ़ापे में आती हैं, और बुढ़ापे में अपने दादा दादी के पास आपने इन लेंस को देखा होगा। वो लेंस ही होते हैं जो कि हमारी आंखों को परफेक्ट देखने के लिए लगाए जाते हैं हमारे चश्मे में। ठीक है, तो लेंस क्या हो गया? लेंस एक पारदर्शी सरफेस हो गया जिसके आर पार प्रकाश की किरणें जा सकती हैं। ठीक है, और लेंस में हमेशा अपवर्तन होता है। लेंस में क्या होता है? अपवर्तन की घटना होती है, क्योंकि प्रकाश की किरणें आर पार जा सकती हैं, तो यानी अपवर्तन की घटना उसमें संभव होती है। चलिए, तो टाइप ऑफ लेंसेस की बात करें, अगर हम लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो कई तरह के लेंस होते हैं, लेकिन हमने यहाँ कुछ लेंस आपके लिए बनाए हैं। तो वो लेंस आपको देखने हैं। और भी तरह के लेंस संभव हैं, नो डाउट, लेकिन उनको हम यहाँ पे डायग्राम के रूप में देखेंगे, बता देंगे, लेकिन उनकी व्याख्या यहाँ पे नहीं होने वाली है ना, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो सबसे पहले ये लेंस जो आपको दोनों तरफ से एक जैसा दिख रहा है, बीच में बराबर से मोटा और किनारे होते होते पतला होता जा रहा है, इसे हम बोलते हैं उत्तल लेंस, या इसी को कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं अंग्रेजी में, कॉन्वेक्स लेंस। जब ये कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस क्या होता है? असल में इसका नाम द्विउत्तल होता है। द्विउत्तल क्यों? क्योंकि देखिए, आपने उत्तल दर्पण को पढ़ा होगा। उत्तल दर्पण ऐसा होता है ना, और एक और उत्तल दर्पण ले लीजिए बराबर वक्रता त्रिज्या का, और इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, तो आप देखेंगे कुछ ऐसा ही सरफेस आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये इसीलिए क्यों? क्योंकि इसके पास दो सरफेस हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। इन दोनों सरफेस की वक्रता त्रिज्या जिसका नाम आर होता है, वो दोनों समान है। तो जब भी कोई उत्तल लेंस ऐसा बना होगा जिसकी वक्रता त्रिज्याएं दोनों सरफेस की समान होगी, तो उसे द्विउत्तल लेंस कहते हैं, बाईफोकल या बाई कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? बाई कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, लेकिन हम अपने शब्दों में सीधा ही से उत्तल लेंस ही देंगे, नाम देंगे। आगे देखिए, ये जो लेंस बना हुआ है इसे बोलते हैं अवतल लेंस। लेंस, अब ये अवतल लेंस क्या होता है? अवतल लेंस आपने अवतल दर्पण सभी ने पढ़ा है। तो अवतल दर्पण देखिए कुछ ऐसा होता है जिसके बाहरी पृष्ठ पे पॉलिश होती है ना। अगर ऐसे दो अवतल दर्पण को अगर जोड़ दिया जाए तो वो एक अवतल लेंस की तरह लगते हैं। ये सिर्फ लगते हैं, आप ये मत समझिएगा कि उत्तल लेंस दो उत्तल दर्पण का संयोजन होता है। संयोजन नहीं होता, हम उसको इस तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर संयोजन होता तो दर्पण में तो एक तरफ पॉलिश होती है, दो दर्पण को अगर आप जोड़ देंगे तो बीच में से किरणें, चूंकि जो यहाँ पे पॉलिश है, ये पॉलिश तो रहेगी, दर्पण में पॉलिश है तो पॉलिश रहेगी। अगर उस पॉलिश को आप ले करके इसमें जोड़ दे रहे हैं तो किरणें आर पार नहीं जा पाएंगी। जब आर पार जा ही नहीं पाएंगी तो उत्तल लेंस बनेगा ही नहीं। लेंस उसे कहते हैं जिसके किरणें आर पार जा सके। ठीक है ना, तो संयोजन होता नहीं है, लेकिन बिल्कुल ऐसे हम समझ सकते हैं। ऐसे ही अवतल लेंस भी क्या है? अवतल लेंस भी दो अवतल दर्पण का संयोजन मान सकते हैं, समझ सकते हैं, जिसमें दोनों सरफेस की, यानी इस सरफेस की और इस दोनों सरफेस की जो वक्रता त्रिज्याएं हैं वो क्या रहेंगी? बराबर रहेंगी।
R1 और R2 क्या हो जाएंगे, बराबर। यहां भी अगर इन दोनों सरफेस की, इन दोनों पृष्ठों की अगर वक्रता त्रिज्या R1 R2 ले लिया जाए तो यहाँ पे भी R1 बराबर R2 है। क्लियर? चलिए, तो इन दोनों को आप समझ गए। इसको भी हम द्वि अवतल लेंस बोल सकते हैं, अंग्रेजी में इसको कॉनकेव लेंस बोलते हैं। अगर आप द्वि लगाना चाह रहे हैं तो आगे बाई भी लगा दीजिए, बाई कॉनकेव लेंस। अब यहां पे देखिए, यहां पे आप देख रहे होंगे एक भाग इसका समतल है और एक भाग इसका अवतल है, तो इसको बोलते हैं समतलोतल, समतलोवतल, यानी समतल प्लस अवतल, ऐसे समझो। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या लिखेंगे, समतल प्लस अवतल। ठीक है, समतल प्लस अवतल, तो ये समतलोत्तल हो गया। ऐसे ही आप इसमें देखेंगे तो इसके लिए अगर बात करेंगे तो एक भाग समतल है और एक भाग इसका उत्तल है ना, तो इसको बोलेंगे समतलोत्तल, समतलोत्तल, यानी समतल और प्लस का उत्तल। ठीक है, तो ये कुछ लेंस है। ऐसे ही अगर एक भाग समतल एक भाग उत्तल बना दिया जाए, एक भाग अवतल बना दिया जाए, एक भाग हमने उत्तल बना दिया और एक भाग इसका हमने अवतल बना दिया, तो ये भी एक तरह का लेंस ही बनेगा। और इस लेंस का नाम क्या होगा भाई, अवतल है प्लस उत्तल है तो अवतलोत्तल हो जाएगा, अवतलोत्तल, है ना। तो बहुत सारे लेंस बनाए जा सकते हैं, बशर्ते आपको समझना यह है कि उसमें दो सरफेस रहेंगे। एक सरफेस, दोनों सरफेस अगर उत्तल है तो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होगा, दोनों अवतल है तो क्या हो जाएगा, दोनों अवतल है तो अवतल लेंस हो जाएगा। एक समतल एक अवतल है तो समतलोत्तल हो जाएगा। एक अगर समतल है दूसरा उत्तल है तो समतलोत्तल हो जाएगा। एक समतल एक उत्तल है तो समतलोत्तल अवतलोत्तल हो जाएगा, है ना। नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, हमें केवल अपने सिलेबस में इन दोनों लेंस की बात करनी है, यानी कॉन्वेक्स लेंस की बात करनी है और कॉनकेव लेंस की बात करनी है। तो यहाँ पे अगर इस सरफेस की त्रिज्या R1 कहें, इस सरफेस की त्रिज्या R2 कहें, इसमें भी इस सरफेस की त्रिज्या R1 कहें, इस सरफेस की त्रिज्या R2 कहें, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ दो दो फोकस होंगे। वैसे तो अगर बात किया जाए तो इसके पास इस सरफेस के लिए एक सेंटर इधर होगा, है ना, और एक फोकस F1 इधर होगा। इस सरफेस के लिए अगर बात करेंगे तो एक सेंटर इधर और एक फोकस इधर होगा F1, और यहां हो जाएगा C1। इस सरफेस के लिए अगर बात करेंगे तो इधर F2 होगा और इधर C2 होगा। या सुनो, तो इसका मतलब है कि इसके पास दो दो सेंटर दो दो फोकस है, तो इसकी फोकस दूरी क्या दो लिखेंगे, नहीं, इन दोनों सरफेस से मिल करके ये पूरा लेंस बना है। और लेंस अलग अलग सरफेस से नहीं काउंट हो रहा है, एक ही सरफेस से काउंट हो रहा है, तो उस लेंस की फोकस दूरी F ही लिखी जाएगी, और वो कंबाइंड फोकस दूरी होगी इन दोनों सरफेस की, F1 और F2 की। बात समझ में आ गई? ये नहीं समझना है कि लेंस है दो सरफेस है तो इसके लिए दो फोकस दूरी होंगी, नहीं, लेंस की एक ही फोकस दूरी होगी। और वो लेंस की फोकस दूरी निकाली कैसे जाती है, तो 12th में एक फॉर्मूला है 1/f = n-1, 1/r1 - 1/r2। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला सीखने की अभी जरूरत नहीं है, लेकिन इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूले से हम लोग इस सरफेस की लेंस में ये R1 आप देखिए, R1 और R2 दोनों क्या है, दोनों सरफेस की वक्रता त्रिज्याएं हैं। तो अगर दोनों सरफेस की वक्रता त्रिज्याएं हमें पता हो जाएंगी तो उस कंडीशन में इस लेंस की क्या फोकस दूरी होगी वो हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि दो सरफेस है तो दो फोकस दूरी होंगी, नहीं, दोनों सरफेस की एक कंबाइंड फोकस दूरी आती है, एक मिलीजुली फोकस दूरी आती है, उसी फोकस दूरी को हम लेकर के काम करना होगा, चाहे वो उत्तल हो और चाहे वो अवतल हो। सबसे पहले सीखते हैं बनने के नियम क्या है। पहला नियम क्या है? पहला नियम यह है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई रेखा खींची गई है तो वो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई रेखा खींची गई है तो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। रेखा हमने मुख्य अक्ष के समांतर खींची है। अब ये रेखा
अपवर्तन के पश्चात लेंस से गुजरने के बाद कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा अपवर्तन के पश्चात फोकस से जाती है। ये पहला डायग्राम आपने देख लिया। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम है फोकस से जाने वाली रेखा अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए कैसे, अब फोकस से जा रही है, ये कहाँ जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। फोकस से जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरे नियम पे बढ़ते हैं। नियम है प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली रेखा सीधे निकल जाती है। अब ये बात आती है प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। चलिए बात करते हैं। अभी देखिए, ये लेंस है और ये लेंस को मुख्य अक्ष ये वाली काट रही है। इसकी एक लेंस की भी अक्ष होती है जो कि इसको दो बराबर भागों में बांट रही है। ये डॉट डॉट लाइन जो दिख रही है ये लेंस की अक्ष है। तो ये लेंस की अक्ष मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है उस बिंदु का नाम होता है प्रकाशिक केंद्र O। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र O। जैसे दर्पण में ध्रुव होता था तो यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र होता है। अब यहाँ से जो किरण जाएगी वो अपने ही मार्ग पे सीधे निकल जाएगी। यहां से देखिए, ये किरण प्रकाशिक केंद्र से जा रही है तो ये अपने ही मार्ग पे सीधा निकल जाएगी। तो हमने 3 प्रतिबिंब बनने के नियम देखे। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर खींची गई रेखा अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। और दूसरा नियम, अगर फोकस से जाने वाली रेखा है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और तीसरा नियम है कि जो भी रेखा प्रकाशिक केंद्र से जाएगी वो अपने ही मार्ग पे सीधे निकल जाएगी। बिल्कुल परावर्तन वाले नियम ही है, बस इसमें तीसरे नियम में थोड़ा सा चेंज है। तो चलिए अब बात करते हैं कि परावर्तन एक्चुअल में होता कैसे है, कैसे सरफेस से परावर्तन हो पाता है। दोनों सरफेस से पहले अपवर्तन को परावर्तन नहीं अपवर्तन को समझाते हैं और फिर उसके बाद हर एक लेंस के लिए प्रतिबिंब बनाना सीखते हैं। हाँ, इसका F1 होगा, यहाँ होगा C1, यहाँ होगा F2 और यहाँ होगा C2, है ना। लेंस मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया है ताकि अपवर्तन आपको अच्छे से समझ आ पाए। ये वस्तु हमने यहाँ पे रखी। अब यहाँ से किरणें चलेंगी तो एक किरण तो ऐसे जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, है ना। ऐसे एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो इस सरफेस के लिए, इस पहले सरफेस के लिए यहाँ पे एक नॉर्मल होगा, यस और नो। अब वो नॉर्मल कैसा होगा? वो नॉर्मल होगा, ये वाला सरफेस है तो इस पे नॉर्मल मान लीजिए ऐसे होगा, अभिलंब, है ना, अभिलंब होगा। इस अभिलंब से ये कुछ आई कोण बनाते हुए आ रही है, I1 कह लेते हैं, चलो इसको I1 कह ले रहे हैं। तो इस सरफेस के लिए अब ये लेंस जो बना है कांच का बना है। किसका बना है? कांच का। तो अभी किरण कहाँ है? हवा में है। हवा से कांच में जा रही है, यानी विरल से सघन में जा रही है। तो विरल से सघन में जाएगी तो ये अपने मार्ग से किधर की तरफ मुड़ेगी? अपने मार्ग से अभिलंब की तरफ मुड़ेगी। ऐसे किरण मुड़ेगी, है ना। ऐसे किरण मुड़ करके दूसरे सरफेस पे जाएगी, यस और नो। तो पहले सरफेस पे अपवर्तन हुआ, पहले सरफेस पे क्या हुआ? अपवर्तन हुआ। कैसा अपवर्तन हुआ? हवा से कांच में किरण जा रही है तो अभिलंब की तरफ मुड़ेगी। अब दूसरे सरफेस पे यानी दूसरे सतह पे पहुंची है तो यहाँ भी एक नॉर्मल होगा ऐसे। अब ये नॉर्मल क्या करेगा? यहाँ देखिए, अब किरण कहाँ है? कांच में है और कहाँ जाना है? हवा में जाना है। तो यानी सघन से विरल में जाना है। ये इसका ओरिजिनल रास्ता था, ये इसका ओरिजिनल रास्ता था। लेकिन ये कहाँ चली जाएगी? ये अब अपने मार्ग से मुड़ेगी। तो अपने मार्ग से मुड़ेगी तो ये फोकस पे, ऐसे फोकस पे चली जाएगी, यानी अभिलंब से दूर हटेगी। और अभिलंब से दूर हटने के साथ साथ तो यानी और इधर से शिफ्ट हो करके जाएगी तो कहाँ फोकस हो जाएगी? ये फोकस पे जा करके कटती हुई आगे बढ़ जाएगी। तो अभी आपने पढ़ा था ना, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा जो है वो कहाँ से जाती है? फोकस पे जाती है। तो हमने बिल्कुल डायग्राम बीच से बना दिया था, लेकिन वास्तव में अपवर्तन दोनों सरफेस से होता है। हमारे कहने का मतलब ये है कि जब अपवर्तन होता है तो उसको हम अपनी सुविधा के लिए बना देते हैं लेंस के बीच में से, लेकिन वो वास्तव में लेंस के बीच से ना हो करके पहले सरफेस पे होता है और फिर दूसरे सरफेस पे भी अपवर्तन होता है और उसके बाद जाकर के फोकस पे मिलती है किरण, या जहां प्रतिबिंब बनना होगा वहां पे बनेगा। बात समझ में आ गई? तो ये हमारे कहने का मतलब है कि अपवर्तन जो होगा वो दोनों सरफेस से होगा, प्रथम सरफेस से भी और दूसरे सरफेस से भी। क्लियर? ये वास्तव में अपवर्तन ये है।
लेकिन हम बनाते कैसे हैं, अभी आपने आपको समझाया भी था कैसे बनाते हैं। तो इस डायग्राम में कैसे बनाया था, हमने इस डायग्राम में देखिए बनाया था कि किरण जो है सीधी जा रही है और बीच से हमने सीधा बेंड कर दिया, बीच से सीधा किरण को मोड़ करके फोकस पे जाते हुए दिखा दिया। यहाँ हमने कभी ऐसा नहीं दिखाया कि पहले सरफेस पे भी होगा दूसरे सरफेस भी होगा, क्योंकि हर बार उस डायग्राम रियल डायग्राम को बनाना थोड़ा असुविधाजनक रहता है, इस वजह से हम सीधा सीधा बीच से बेंड करते हुए मुड़ा देते हैं किरणों को। ठीक है, किताब में भी डायग्राम ऐसे ही बना होता है, लेकिन वास्तव में अपवर्तन दोनों सरफेस से होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही अवतल में भी होता है और ऐसे ही उत्तल में भी होता है। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके प्रतिबिंब बनाना सीखते हैं। लेंस से प्रतिबिंब का बनना, सबसे पहले हम देखेंगे उत्तल लेंस से, जब वस्तु अनंत पे है। उत्तल लेंस से पहले डायग्राम देखेंगे, फिर अवतल लेंस से देखेंगे, और उत्तल लेंस से सबसे पहले डायग्राम देखेंगे जब वस्तु कहाँ पे है, अनंत पे है। तो अनंत पे किरणें हैं, तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें आपस में समांतर होती हैं। हम अपनी सुविधा के लिए क्या कर ले रहे हैं कि इनको मुख्य अक्ष के समांतर भी ले रहे हैं। तो दो किरणें बनाएंगे जो कि मुख्य अक्ष के समांतर रहेंगी। दो किरणें हमने बना ली जो कि कहाँ है, अक्ष के समांतर है। तो अब मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें कहाँ फोकस होती हैं, तो फोकस पर जाके मिलती हैं। ये देखिए, जो मुख्य अक्ष के समांतर गई वो कहाँ पे मिलेगी, फोकस पे मिलेगी, यानी इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बन जाएगा, फोकस पे बन जाएगा। तो वैसे ही वहां पे भी जो चार गुण लिखे जाते थे, कहाँ पे बनेगा, सीधा होगा, उल्टा, छोटा होगा, बड़ा, या वास्तविक होगा, या आभासी। तो ये आपको दिख रहा है लेंस में से किरणें वास्तव में दूसरी तरफ जाती हैं, तो जब दूसरी तरफ जाती हैं तो प्रतिबिंब दूसरी तरफ कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो सबसे पहली बात, तो प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। वास्तविक होने के साथ साथ ये प्रतिबिंब कैसा होगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब मैंने आपको बताया ही था, उल्टा होता है। कैसा होता है, उल्टा। और उल्टे होने के साथ साथ ये छोटा बनेगा। इसमें भी वही रूल लगा दीजिएगा जो नोट पॉइंट वहां पे मैंने लिखाए थे कि सी के पहले छोटा बनेगा, सी के बाद जब वस्तु को रखेंगे तो बड़ा बनेगा, और सी पे बराबर बनेगा। तो वास्तविक, उल्टा, छोटा और बनेगा तो एफ पर बनेगा। एग्जैक्टली लिखना है तो F2 लिख सकते हैं आप, यानी सेकेंडरी फोकस पे बनेगा। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब आपके सामने हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रतिबिंब की तरफ मूव करते हैं। वस्तु अनंत और सी के बीच में रखना है, मतलब यहाँ पे कहीं वस्तु को रखना है। तो जब इस वस्तु को रखेंगे तो इससे दो किरणें चलेंगी। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर बनाएंगे जो कि फोकस से जाएगी, और दूसरी किरण फोकस से निकालते हुए बनाएंगे जो कि मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। चलिए देखते हैं कहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनता है। किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चली वो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। अब दूसरी किरण बनाते हैं जो फोकस से जाएगी। दूसरी किरण मैंने फोकस से बनाई है जो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई है। अब यहाँ पे प्रतिबिंब आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, F2 और C2 के बीच में। यहाँ पे प्रतिबिंब देखने को मिल रहा है, उल्टा प्रतिबिंब देखने को मिल रहा है ना। तो उल्टा प्रतिबिंब देखने को मिल रहा है, यानी वस्तु कहाँ पे, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा F2 और C2 के बीच में। C2 के बीच में वास्तविक होगा, क्योंकि किरणें वास्तव में लेंस को पार करके जा रही होंगी, वास्तविक होगा। उसके साथ वास्तविक है तो उल्टा तो होना ही होना है, क्या होगा, होगा छोटा। ठीक है, तो ये डायग्राम भी आपको आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट डायग्राम की तरफ। जब वस्तु सी पर रखी जाए तो कहाँ रखना है, वस्तु रखना है सी पर। इससे दो किरणें चलेंगी, पहली मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से जाएगी, और दूसरी फोकस से बनाएंगे जो कि मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। किरण कौन सी बनाई, जो मुख्य अक्ष के समांतर है, कहाँ से जा रही है, फोकस से होकर के जा रही है। दूसरी किरण बनाएंगे जो फोकस से जाएगी, जो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। आपको दिख रहा है, जो फोकस से किरण जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है, और ये दोनों किरणें कहाँ पे काट रही हैं, C2 पर काट रही हैं। तो यानी प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा हमारा C2 पर। आपको याद भी हो, चाहे जब सी पे वस्तु रखते हैं तो सी पे ही प्रतिबिंब बनता था, दर्पण के केस में भी, और यहाँ पे भी बात वही फॉलो हो रही है। तो यानी C2 पर प्रतिबिंब बनेगा, कैसा होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, उसके साथ साथ उल्टा होगा और बराबर होगा, होगा। चलिए नेक्स्ट प्रतिबिंब की तरफ मूव करते हैं। वस्तु C और F के बीच में हो, वस्तु हमें कहाँ रखनी है, वस्तु रखनी है C और F के बीच में।
दो किरणें चलेंगी, जो पहली जो मुख्य अक्ष के समांतर होगी वो फोकस से जाएगी, और जो फोकस होगी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो पहली किरण बनाते हैं जो कि मुख्य अक्ष के समांतर होगी। किरण जो जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और वो अपवर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाएगी। दूसरी किरण जो जा रही है फोकस से जा रही है और ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो इन दोनों का कटान बिंदु देखिए यहाँ पे आ रहा है F2 के बाहर, उल्टा कटान बिंदु मिल रहा है, उल्टा प्रतिबिंब मिल रहा है। तो इसका मतलब है हमें जो वस्तु C और F के बीच में रखी थी उसके लिए प्रतिबिंब कहाँ बना है, C2 और इनफाइनाइट के बीच में। कहाँ बनेगा, C2 और के बीच और अनंत के बीच। दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब होगा। अब क्यों होगा ये आप समझ गए हैं। दूसरा उल्टा प्रतिबिंब होगा और उसके साथ साथ बड़ा होगा, क्योंकि सी के बाद अब हम वस्तु को रख रहे हैं, है ना, तो बड़ा प्रतिबिंब भी देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रतिबिंब की तरफ, ई पॉइंट। जब वस्तु कहाँ रखना है, वस्तु अब रखना है एफ पे। जो वस्तु मैंने यहाँ रखी है एफ पे रखी है। अब यहाँ से दो किरणें चलेंगी। पहली किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी वो फोकस से जाएगी। किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली है वो कहाँ से गई है, फोकस से गई है। और दूसरी किरण हम ऑप्टिकल सेंटर से बनाएंगे तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी निकलेगी। दोनों किरणें आप देख लीजिए आगे जाती जाएंगी, समांतर किरणें हैं ये दोनों, और समांतर किरणें कहाँ पे काटती हैं, अनंत पे काटती हैं। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। वैसे भी जब वस्तु को एफ पे रख रहे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, अनंत पे ही बनना चाहिए। ये तो कॉमन सेंस है, इतने डायग्राम आप देख चुके हो। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, अनंत पर। साथ साथ वास्तविक होगा और बड़ा, है ना, बातें आप सीख चुके हो। चलिए नेक्स्ट प्रतिबिंब की तरफ बढ़ते हैं। जब वस्तु एफ और ओ के बीच में रखी जाए, और ओ के बीच में वस्तु, ओ का मतलब क्या है, ओ का मतलब प्रकाशिक केंद्र, मतलब प्रकाशिक केंद्र, ठीक है, ये ओ है। तो इसके बीच में वस्तु रखनी है, यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ से भी दो किरणें बनाएंगे। जो मुख्य ये पहली किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर होगी वो फोकस से जाएगी, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर वाली बनाएंगे। किरण बनाई जो मुख्य अक्ष के समांतर है, कहाँ से जा रही है, फोकस से जा रही है। थोड़ा सा इसको पीछे भी शिफ्ट कर दिया है, इसका रीजन अभी आपको समझ में आएगा। अब दूसरी किरण बनाएंगे जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर वाली किरण सीधे निकल जाएगी। तो इनको अगर आप आगे देखोगे तो ये आगे कहीं नहीं कटेंगी। क्यों, क्योंकि एक दूसरे से दूर हट रही है। समांतर होती है तो हम मान लेते हैं कि अनंत पे काटेंगे, लेकिन समांतर भी नहीं है, दूर हट रही हैं, तो ये कहीं भी आगे नहीं काटेंगे। तो अगर इनको हम पीछे बढ़ा के देखेंगे तो देखिए इनका कटान बिंदु कुछ यहाँ आ रहा है। तो जब इनका कटान बिंदु यहाँ आ रहा है तो इसका मतलब ये प्रतिबिंब इधर साइड ही बनेगा। अब किरणें तो वास्तव में उधर जा रही हैं, दूसरी तरफ प्रतिबिंब इधर बन रहा है, तो इधर तो किरणें बचेंगी नहीं, जो इधर रह जाएंगी, जो इधर प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो मतलब ये आभासी रूप से इधर बनेगा। तो यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, आभासी, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनेगा, सेम साइड, यानी लेंस के वस्तु की तरफ ही बनेगा, वस्तु की तरफ, ठीक। और कैसा होगा, सीधा दिख रहा है, आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है और बड़ा। तो यानी उत्तल लेंस से केवल एक स्थिति में प्रतिबिंब आभासी बन सकता है, जब वस्तु एफ और ओ के बीच में रखी जाए। आप याद करिए अवतल दर्पण का केस, अवतल दर्पण के केस में भी एक बार ही प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनता था, आभासी बनता था, जब वस्तु कहाँ रखी जाती थी, एफ और पी के बीच में। तो बिल्कुल सेम केस यहाँ पे भी चल रहा है। जब वस्तु यहाँ पे एफ और ओ के बीच में रख रहे हो तो उत्तल लेंस हमारा प्रतिबिंब आभासी बनाता है, अन्यथा की स्थिति में आभासी प्रतिबिंब देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो ये हो गए उत्तल लेंस के लिए प्रतिबिंब। अब अवतल लेंस के लिए हम एक एक करके प्रतिबिंब देखना स्टार्ट करते हैं। तो वस्तु अगर अनंत पे है तो दो किरणें बनेंगी। पहले तो मुख्य अक्ष के समांतर, दोनों किरणें मुख्य अक्ष के समांतर बना लेते हैं, डायग्राम आसान हो जाएगा।
किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जा रही थी, अपवर्तन के पश्चात दूर तरफ जाएंगी, है ना, दूर हो जाएंगी। ऐसा क्यों होता है अभी आगे बात करेंगे कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस की, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है, फोकस से जानी चाहिए। तो यहाँ फोकस ये कन्वर्ज नहीं करा, सेकेंडरी फोकस पे नहीं मिलेगा, ये ऐसा लगेगा कि F2 से ही आ रही है ना। तो इन किरणों को जब वापस मिलाओगे तो आपको यहाँ पे किरणें आती हुई यहाँ से जाती हुई दिखेंगी, है ना। लगेगा कि यहाँ से किरणें जा रही हैं, लेकिन वास्तव में किरणें दूर होती हुई जाएंगी। तो ये किरणें कहाँ पे मिल रही हैं? फोकस पे मिल रही हैं, F2 पे, आभासी रूप से, क्योंकि लेंस पार करके किरणें चली जाएंगी, इधर तो रहेंगी नहीं, तो ये आभासी रूप से दिखेगा। तो यानी प्रतिबिंब कैसा रहेगा? आभासी रहेगा, आभासी प्रतिबिंब रहेगा। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, छोटा होगा और सेम साइड बनेगा, यानी वस्तु की तरफ ही, वस्तु की तरफ ही। चलिए बी नंबर पॉइंट की बात करते हैं। वस्तु को आप कहीं भी रख सकते हैं, लेंस के सामने हो, ऐसे लिख लिए, कहीं पे भी वस्तु रख देते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब आभासी ही बनना है। किरणें बनाते हैं यहाँ से, पहली किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर होगी, फोकस से जाएगी, किरण गई है और यह अपवर्तन के पश्चात दूर हुई है, तो ऐसा लगेगा कि यह फोकस से ही होकर जा रही है। ठीक है, अब दूसरी किरण बनाएंगे जो कि फोकस से जाएगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। या दूसरी किरण ऑप्टिकल सेंटर वाली बना लेते हैं, तो यहाँ पे O होगा, ऑप्टिकल सेंटर वाली बना लेंगे, वो ज्यादा आसान पड़ेगी। पहली किरण तो सीधे निकल जाएगी। अब देखिए दोनों किरणें कहाँ मिल रही हैं? यहाँ पे मिल रही हैं। तो छोटा प्रतिबिंब दिख रहा है और सेम साइड में दिख रहा है, तो यानी प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी ही होगा। सेम साइड वाला प्रतिबिंब आभासी रहेगा, आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु की तरफ ही होगा। एग्जैक्टली कहाँ लिखना है? तो F और O के बीच में, सीधा वस्तु की और छोटा होगा। तो बिल्कुल अगर आप पैटर्न नोट कर पा रहे हो, तो एक पैटर्न आपके पास ये देखने को मिल रहा है कि ये सारे प्रतिबिंब बिल्कुल अवतल और उत्तल दर्पण की तरह ही बन रहे हैं। अगर वहां से कंपेयर करना दोनों डायग्राम, लेंस और उसके अगर डायग्राम कंपेयर करके देखना, तो जो अवतल दर्पण के डायग्राम बन रहे हैं, बिल्कुल वैसे डायग्राम, उन्हीं पोजीशंस पे डायग्राम उत्तल लेंस के लिए बन रहे हैं। और वहां जो उत्तल दर्पण के लिए जो प्रतिबिंब बन रहे थे, बिल्कुल वैसे ही प्रतिबिंब अवतल लेंस के लिए बन रहे हैं। वहां उत्तल दर्पण के लिए सारे प्रतिबिंब कैसे थे? आभासी थे। यहाँ अवतल लेंस के लिए सारे प्रतिबिंब आभासी हैं। वहां अवतल दर्पण के लिए सारे प्रतिबिंब वास्तविक थे, केवल एक आभासी था। यहाँ उत्तल लेंस के लिए सारे प्रतिबिंब वास्तविक हैं और एक केवल आभासी है। तो अगर आप तुलना कर पा रहे हैं, आपको सारे डायग्राम एक साथ याद है ना, सारे डायग्राम आप एक साथ एक जगह पे रखें बना करके, तो आपको सीधा रिलेशन देखने को मिलेगा, एक जैसे डायग्राम है। तो जो नोट पॉइंट वहां थे, बिल्कुल नोट पॉइंट बिल्कुल यहाँ भी वैसे ही फॉलो होंगे, उनमें कोई अंतर नहीं होगा। तो इस वीडियो में हमने उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के लिए हमने प्रतिबिंब बना के सीखा, उसके साथ साथ बहुत सारी जानकारी भी प्राप्त की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।